जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए जो वैकेंसी आई है उसमें आपको किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहे हैं। ये आपका भाग 1 भाषा और भाग 2 सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें कवर करेंगे और आप देखेंगे कि ये सभी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में और इसमें आपको फुल डिटेल जो सॉल्यूशन होगा वो करवाया जाएगा इसमें आपको। और ये आपका सेट नंबर 5 है। इसके पहले आपको 4 सेट आपके कंप्लीट रूप से करवा दे चुके हैं। ये आपके क्लास 6 to 8 के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है और इस जो इसका सेकेंड पार्ट होगा उसमें आपको सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है और आपके पास जो है टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए हम बिना देरी के स्टार्ट करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है, वन हु इज न्यू टू द प्रोफेशन और ट्रेड इज सेड टू बी एन डैश। यहाँ बताना है कि जो मतलब अपने प्रोफेशन में नया है अथवा ट्रेड इज सेड टू बी अ एक्सपर्ट नोवाइस स्टार्टअप से क्या बोलेंगे हम ये बता रहे हैं, वो हो जाएगा आपका नोवाइस। अर्थात अगर कोई अपने व्यवसाय पर या प्रोफेशन या व्यापार पर नया है तो हम उसे क्या कहेंगे, नोवाइस। अर्थात इसका मतलब होता है नौसिखिया। नौसिखिया जब कोई चीज कोई नया नया करता है उसे हम नौसिखिया बोलते हैं। यहाँ पे आ जाएगा बी अ नोवाइस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, I have been waiting for an hour, complained Ram. The indirect narration for each sentence. आपको indirect narration बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा Ram complained that he had been waiting for an hour. ये इसका जो है राइट हो जाएगा। Ram complained that he has been waiting, ये गलत हो जाएगा। that he has been नहीं होगा यहाँ पे। और राम कंप्लेंड दैट ही वाज, ये भी नहीं होगा यहाँ पे, वाज नहीं लगेगा, इसलिए जो है पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्योंकि ये जो है हैव बीन को हम किस में पास्ट, ये आपको पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में है तो किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में, ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट है आपका, What is the feminine gender of Lord? Lord मतलब भगवान, तो Lord मतलब होता है भगवान, तो इसका क्या हो जाएगा, लेडी। Lord मतलब तो मे लॉर्ड तो लेडी, लॉर्ड का हो जाएगा फेमिनिन जेंडर लेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड व्हिच मीन्स द अपोजिट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का अपोजिट चूज करना है हमें। एग्रीमेंट, आर्गुमेंट, डिस्प्यूट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो है होने वाला है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है एक प्रकार का नाउन, कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष होता है, इसका मीनिंग होता है संघर्ष। तो संघर्ष का हमें अपोजिट बताना है, तो संघर्ष का अपोजिट हो जाएगा आपका सहमति। मतलब संघर्ष करना या विवाद होना, इसी को संघर्ष को विवाद भी बोलते हैं। और एग्रीमेंट मतलब सहमति के साथ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, चूज द वर्ड व्हिच मीन्स द सेम एज डिस्टेंट। डिस्टेंट का पर्यायवाची एक तरह से बताना है, सेम वर्ड मतलब सेम मीनिंग वाला। फार ऑफ, क्लोज, नेबरिंग, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द एज, नन ऑफ द अबव, ये बताना है आपको। डिस्टेंट, डिस्टेंट जो है एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है, जो डिस्टेंट मतलब काफी, काफी दूर, इसका होता है काफी दूर मतलब। तो इसका जो राइट हो जाएगा वो बनेगा फार ऑफ। फार ऑफ, फार मतलब दूर होता है, ऑफ मतलब तो इसका जो हो जाएगा फार ऑफ का हो जाएगा ये भी काफी दूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु बिलीव्स इन फेट। वह व्यक्ति जो बिलीव करता है किसमें, फेट मतलब भाग्य पर। तो फैटलिस्ट, फैटल, फ्रेंच, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो फैटल हो जाएगा फेट। तो
इस वन हु बिलीव्स इन फेट इज क्या कहेंगे हम, फेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डोंट नो हु डैश दिस वार लास्ट नाइट। आई डोंट नो सप्लाई करेक्ट वर्ब फॉर्म, करेक्ट वर्ब फॉर्म यूज करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आई डोंट नो हु पेंटेड, पेंट, पेंटिंग, पेंट्स, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो हो जाएगा आपका वो होगा ये आई डोंट नो हु पेंटेड, हु पेंटेड, यही हो जाएगा हु पेंटेड, हु पेंटेड दिस वॉल लास्ट नाइट। ये मतलब पास्ट की बात कह रहे हैं, तो इसमें जो है सेकेंड फॉर्म आ जाएगी हु पेंटेड दिस वॉल लास्ट नाइट, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डैश हर ओनली फॉर 2 वीक्स। तो इसका जो हो जाएगा वो होगा आई हैव, आई के साथ क्या लगेगा, आई हैव नोन, आई हैव नो हर ओनली फॉर 2 वीक्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा हैव नोन। नेक्स्ट है अब यहाँ पे आपका निर्देश 9 से 11 नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है आप। यथार्थ उसे कहते हैं जो किसी सत्य या घटना को बिना काट छांट के उद्घटित करता हो। यथार्थ एक ऐसी सच्चाई है जिसे किसी भी युग का साहित्यकार चाहते हुए भी अनदेखी नहीं कर सका है, और कदाचित यही कारण है कि पश्चिम में ही नहीं पूर्व में भी यथार्थ का स्वर कभी स्पष्टता तो कभी दबे दबे रूप में अवश्य बना रहा। यथार्थ केवल जीवन के इंद्रिय रूप का आंकलन नहीं है, बल्कि सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सभी पहलू उसमें समाविष्ट हैं। समाजवादी यथार्थवाद, अति यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, मनोविज्ञानवाद, अस्तित्ववाद आदि समस्त जीवन विषय दृष्टिकोण अपनी अपनी विशिष्ट दृष्टि से जीवन को देखकर उसके यथार्थ को गहरे स्तर पर समझने बुझने का प्रयत्न करते हैं। अब यहाँ पे बताना है यथार्थ का अर्थ होता है, यथार्थ का अर्थ होता है आपका सैद्धांतिक, काल्पनिक, वास्तविक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उनमें से कोई नहीं। तो जो यथार्थ है, यथार्थ का वह जो अर्थ होता है वो है वास्तविक, यथार्थ का अर्थ वास्तविक होता है। अभी आपने पढ़ा। नेक्स्ट आपका गद्यांश का केंद्रीय विषय है, मतलब जो ये गद्यांश है उसका केंद्रीय विषय क्या है, तो अभी आपने पढ़ा, इसका केंद्रीय विषय है यथार्थ। नेक्स्ट है आपका आकलन। आकलन का अर्थ कौन नहीं होता है, आकलन करना, अर्थात आकलन का अर्थ नहीं होता गिनना, समझना, भविष्यवाणी करना या उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, ये बताना है। जो आकलन है, आकलन का अर्थ भविष्यवाणी नहीं होता है। आकलन करते हैं हम, गिनते हैं, समझते हैं, किसी चीज को अनुमान लगाते हैं, पर उसका जो भविष्यवाणी नहीं करते हैं, इसका ये अर्थ नहीं होता भविष्यवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th नंबर। निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय के भेद का सही विकल्प हो। अव्यय के भेद की बात की, मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है, इसमें अव्यय बताना है कैसा अव्यय है। तो इसमें क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक, उपयुक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। जो ये हो जाएगा मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं, मतलब मनुष्य का जो संबंध है पानी से निकट संबंध बता रहा है, ये हो जाएगा संबंध बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर। निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण भेद वाला विकल्प हो। गिलास में बहुत कम, मतलब बहुत दूध बचा है, ये बहुत कम दूध बचा है, ये बताना है। तो व्यक्तिवाचक, सार्वनामिक, अनिश्चित परिमाणवाचक, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वस्तु की जो अनिश्चित मात्रा होती है, बहुत कम, बहुत ज्यादा, ये हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। 14 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। शुद्ध शब्द का आगंतुक, ये गलत है यहाँ पे, ये नहीं होगा। फिर इसके बाद आगंतुक, ये भी नहीं होगा। आगंतुक, ये सही है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर।
रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा है? देखिए, रामू खेल रहा था, उसकी टांग टूट गई। आप बचा के खेलिएगा जो भी खेल खेलते हो, इसलिए रामू जैसे नहीं करना है आपको, आप लोगों को एग्जाम देना है अच्छे से। तो यहाँ पे रामू को देखेंगे, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग क्या हुई? टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? तो कल टूट गई ना उसकी, तो यहाँ पे होगा जो है अल्प विराम हम लगाएंगे। अल्प विराम यहाँ पे लग जाएगा, अल्प विराम ऐसे लगेगा, फिर कल उसकी टांग टूट गई, यहाँ पे अल्प विराम लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। गृह कार्य करने में कृपया मेरी सहायता कीजिए। इसमें जो है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए वृत्ति के भेद का सबसे उपयुक्त विकल्प है, ये बताना है। संदेहार्थ, संभावनार्थ, अनुनय विनय, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या करें? कृपया मेरी हेल्प कीजिए, यही है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? वो क्या कर रहा है? अनुनय विनय कर रहा है, आपको एक तरह से देखा जाए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा सी। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, गृह कार्य करने में कृपया मेरी मदद कीजिए। जहां पे कृपया आ जाता है वहां पे हम क्या करते हैं? प्रार्थना, अर्थात हम किसी से प्रार्थना अर्थात विनती कर रहे हैं या अनुनय कर रहे हैं। अनुनय, अनुनय इसी को बोलते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुनय विनय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। दीपक स्कूल से घर वापस पहुंचने वाला होगा। तो इसमें पहुंचने वाला होगा, तो ये क्या हो जाएगा? जो वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, आसन्न भूतकाल, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहुंचने वाला होगा अर्थात मतलब पहुंच भी गया होगा, ये हो सकता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल, मतलब अभी संदिग्ध में है बट पहुंचने ही वाला है। इसका राइट आंसर संदिग्ध वर्तमान काल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्र। पत्र शब्द का अनेक अर्थक शब्द समूह क्या हो जाएगा? तो पत्र मतलब पानी, पत्र, सूर्य, तो ये तो नहीं होगा। पत्र के जो अनेकार्थक शब्द में कौन कौन से आएंगे? पत्र, पवित्र, पत्ता, सांप। सांप तो नहीं होगा। पत्ता, पत्र मतलब पत्ता, चिट्ठी भी होता है एक पत्र, पंख, पंख मतलब भी होता है पत्र, ये इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 19 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे पर सही अर्थ वाला विकल्प है। जहर उगलना, मतलब ये तो आपको सबको पता है, जहर उगलना, कड़वी कड़वी बातें कहना नीम की तरह, यही आपका काम होता होगा बहुत लोगों का। मतलब आपका नहीं, बहुत लोगों का ये काम होता है जो किसी के भी जले पर नमक छिड़कते रहते हैं, कड़वी बातें करते हैं, वही होता है जहर उगलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है? और दोस्तों आप सभी बच्चों का जो है, जो मेरे सभी प्यारे बच्चे हैं, सभी दोस्त हैं, उन सभी का एग्जाम 9 तारीख को होगा। और आप लोगों की तैयारी कैसी है? 9 दिसंबर को आप लोगों का एग्जाम होने वाला है और आप लोगों की तैयारी कैसी हो रही है ये भी बताइएगा। और कोई भी आपका सुझाव हो, कोई भी पीडीएफ से रिलेटेड कुछ भी आपको चाहिए, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे हम ले सकते हैं हमसे। और ये सब अभी इस टाइम पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके एग्जाम को देखते हुए सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जो है फ्री में आप हमसे वहां पे पीडीएफ ले सकते हैं, कुछ भी आपके इंपॉर्टेंट है, कोई क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वहां पे आप हमसे ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है? तत्सम तद्भव, तत्सम मतलब होता है संस्कृत, तद्भव मतलब होता है हिंदी। पाषाण, पाहन, तो पाषाण और पाहन इसमें बताना है, ये तो सही है पाषाण और पाहन। रात्रि, निशा, रात्रि मतलब रात और निशा, निशा पे रात हो जाएगा, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। रात, निशा जो है तद्भव शब्द नहीं है, ये तत्सम शब्द ही है। अब रात होता है, रात्रि का जो तद्भव है वो रात होता है। सूकर, सुअर, ये तो सही है, में से एक से अधिक नहीं, ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, अधिष्ठाता,
अधिष्ठाता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अधिष्ठाता शब्द में आपको सबको पता है ये अधि उपसर्ग यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची है? तिमिर, तिमिर मतलब होता है अंधकार। तिमिर मतलब होता है अंधकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंधकार। और किरण, किरण का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? मरीचि। किरण होता है मरीचि इसका। और शब्द, शब्द का होता है आपका, ये हो जाएगा शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा एक तरह से अर्थ, मतलब बहुत सारे शब्द हो जाते हैं तो उसका जो पर्याय अर्थ होता है शब्द का अर्थ भी हो जाता है। नेक्स्ट है, कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, इस लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। किसी को कहने से गलत काम करना बुद्धिमानी नहीं है, ये तो कतई नहीं होगा। इसके बाद जो कहो उसे विपरीत काम करने वाला, ये भी नहीं होगा। हठी मनुष्य किसी का कहना नहीं मानता है, एकदम सही। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको चाहे कितना भी समझाओ वो नहीं मानते हैं, और जब उनको चोट लग जाती है तभी उनको उस चीज का ज्ञान होता है। नेक्स्ट है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए या संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां बहुत सरल है ये आपका, ये वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमेय में उपमान, याद रखना, जहां पे उपमेय में उपमान की संभावना करते हैं वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका एक उदाहरण भी है, जान पड़ता है नेत्र देख, बड़े बड़े हीरों में गोल नीलम है जड़ें। मतलब जान पड़ता है नेत्र देख, बड़े बड़े हीरों में गोल नीलम है जड़े, ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका, अब हीरो मत समझिए, हीरो है हीरो, जो आपके हीरे जवाहरात होते हैं। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द अर्थात संस्कृत शब्द नहीं है। योगी, जटा, यम, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका जोगी। जोगी जो है तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है जोगी, याद रखिएगा। जोगी का जो तत्सम होता है योगी। योगी, योगी इसका कैसा शब्द है? तत्सम। तत्सम शब्द योगी है और इसका जो तद्भव है वो है योगी, जोगी। जटा, जटा का जो है इसका होता है जड़, जटा का जड़ तद्भव होता है यम। यम का हो जाएगा यम का हो जाएगा जम, यम, यम का हो जाएगा जम। और यौवन, यौवन का तो आपको पता ही होगा, यौवन का हो जाता है जौवन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रयोग हुआ है? कर्तवाच्य, कर्तवाच्य की बात करेंगे, मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, ये तो आपका हो जाएगा जो है ये भाववाच्य हो जाएगा। छात्रों द्वारा सजावट की गई, तो ये भी नहीं होगा। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, अर्थात यहाँ पे मोहन करता है, ये इसका कर्तवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। खान पान में कौन सा समास है? खान पान, तो खान पान में खान और पान, खाना और पीना, अर्थात खान भी और पान भी। और जहां पर और आ जाए तो याद रखना है आपको, क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास जो ऐसा होता है जहां पर इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में, ये आपको याद रखना है। और जैसे एक और आ जाएगा पाप पुण्य, पाप पुण्य, तो ये भी क्या हो जाएगा? पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, ये भी आपको बन जाएगा द्वंद्व समास। ऊंच नीच, रात दिन, ये सभी जो है माता पिता, ये सभी जो है द्वंद्व समास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हमें, तू जननी तू प्राण है, में कौन सा छंद है? यहाँ पे तू 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 वर्ड की जो बार बार क्या है आवृत्ति हुई है, तो ये क्या हो जाएगा? ये बताना है आपको। ऊ लाला, इंद्रव्रजा, रोला, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, ये बताना है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऊ लाला छंद। ये कैसा छंद है? ये ऊ लाला छंद। इस ऊ लाला में जो है कितनी मात्राएं होती हैं?
इसमें 28 मात्राएं होती हैं उलाला में, ये भी आपको याद रखना है। और दूसरे और चौथे चरण में जो है इसमें टोटल 28 मात्राएं होती हैं, और पहले और तीसरे चरण में 15-15, और दूसरे और चौथे चरण में जो है इसमें होती है 13-13 मात्राएं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? भूगोड़, वनखंडी, ऊषर। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा नहीं होता हमें क्या कहते हैं? ऊषर। ऊषर कहते हैं ना, ऊषर, बंजर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द बताना है आपको। तो सभा, ग्रह, चंदन। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बताना इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग जो है सभा, ग्रह, चंदन। तो इसमें जो स्त्रीलिंग शब्द है वो है सभा। सभा आपका स्त्रीलिंग शब्द है। सभा बुलाई जाती है, बुलाया नहीं जाता। आपने सुना होगा ना, सभा बुलाई गई, तो ये सभा स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 तक हो गया। आपकी हिंदी कंप्लीट हो गई, यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन समाप्त हो गया। हिंदी के यहाँ से समाप्त है। इसके बाद हम चलेंगे अब जीएस की तरफ। जीएस आपकी 39 से स्टार्ट होगी, 39 नंबर क्वेश्चन से, और आपके 31 से लगा करके 38 तक यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन थे, जो हम मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं करवा सकते क्योंकि बहुत लंबा खींच जाएगा। इसलिए 39 से हम अब जीएस के क्वेश्चन शुरू करते हैं। 39 से लेकर के 70 तक आपके जीएस के क्वेश्चन चलेंगे, और ये कॉमन है। ये अगर सामाजिक विज्ञान वाले हैं तो उनके लिए भी कॉमन है, और जो आपके मैथ साइंस वाले हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन कॉमन है, सभी में पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु कौन सा मानदंड पूरा करना होता है? निबल धनात्मक शुद्ध लाभ से शुद्ध मूल अनुपात, वैश्विक एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है महत्वपूर्ण उपस्थिति, अंतर क्षेत्रीय स्तर पर प्रदर्शन। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वैश्विक एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है महत्वपूर्ण उपस्थिति, ये महारत्न कंपनी महारत्न का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक होता है। और जो है इसी से हम क्या कहते हैं, जो है सेबी के जो मतलब नियम जो होते हैं, सेबी के विनियमनों के तहत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज जो होता है उसमें ये सूचीबद्ध भी होना चाहिए। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज बीएससी जो है इसका मुख्यालय बॉम्बे में है, और किसी भी कंपनी का पिछले 3 वर्ष के दौरान, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, 3 वर्ष के दौरान किसी भी कंपनी का जो मतलब औसत वार्षिक कारोबार है वो 25,000 करोड़ से क्या होना चाहिए? एवं होना चाहिए, 25,000 करोड़ से अधिक का होना चाहिए, तब उसे जो है महारत्न का दर्जा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, 40 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जंगलों के कार्बन संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु रेड नामक एक कार्यक्रम आरंभ किया, जिसमें कार्बन उत्सर्जन को कम करना और कार्बन विकास में निवेश को कम करने हेतु इसे चलाया गया। रेड का पूरा नाम क्या है? तो रेड का पूरा नाम बताना है आपको, ये है। तो रेड का जो पूरा नाम है वनों की कटाई और वन संरक्षण से ऊर्जा का पुनर्चक्रण, ये नहीं है। वनों की कटाई और वन रक्षण, जो वन की कटाई होती है इससे जो वन क्षरण होता है इससे उत्सर्जन को कम करना, यही इसका मेन टारगेट था रेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 41, 1939 में किस वायसराय 1939 में किस वायसराय ने यह घोषणा की थी कि भारत युद्ध में अब ब्रिटेन के साथ है? ये किसने मतलब घोषणा कर दी थी? जो 1939 में क्या हुआ था? तो 1939 में आपका जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, ये आपको याद रखना है। तो ये किसने कहा था? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिनलिथगो। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। वो थे आपके लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ने 1939 में ब्रिटिश वायसराय जो थे, इन्होंने भारतीय कांग्रेस नेताओं से परामर्श किए बिना युद्ध में भारत के जो प्रवेश की घोषणा कर दी थी, जो देश में विगत वर्ष में हुए चुनावों में चुने गए। ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का सामान्य नाम क्या है? तो इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं और इसका जो सामान्य नाम होता है वो होता है आपका बेकिंग सोडा। इसका जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसको बेकिंग सोडा कहते हैं। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, हैदराबाद के निजाम की सेना का नाम क्या था? हैदराबाद के जो निजाम थे इसकी सेना का नाम क्या था? हिजबुल मुजाहिदीन, रजाकर्स, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो जो हैदराबाद के निजाम थे उसकी सेना का नाम था रजाकर्स। रजाकर्स जो थे इनकी सेना का नाम था। इन्होंने एक बड़े पैमाने पर, जो हैदराबाद के निजाम थे, एक बड़े पैमाने पर हिंदू आबादी पर शासन किया और जो मुस्लिम अभिजात वर्ग से बड़े पैमाने पर भर्ती की गई थी और यहाँ पे अनियमित सेना के साथ अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की जो उम्मीद कर रहे थे उन्हीं को रजाकर्स कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल का IUPAC नाम क्या है? IUPAC नेम बताना है। ग्लिसरॉल का जो IUPAC नाम होता है वो है इथेन 1,2 डायोल, ये तो नहीं होगा। -2 मिथाइल प्रोपेन -1 to -01, ये भी नहीं होगा। प्रोपेन -1 to -01, ये भी नहीं होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो है IUPAC नेम जो होता है वो ग्लिसरॉल एक क्या होता है? 3 हाइड्रिक अल्कोहल है। यहाँ पे बताते हैं आपको ग्लिसरॉल के बारे में। तो ग्लिसरॉल आपका कैसा है? ग्लिसरॉल जो होता है ये आपका 3 हाइड्रिक अल्कोहल है, अल्कोहल होता है। और इसकी बात करें इसका IUPAC नेम का, IUPAC नेम जो होता है इसका वो होता है प्रोपेन 1, 2, 3 ट्रायोल। इसका जो IUPAC नाम होता है 1, 2, 3 ट्रायोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, मनुष्य के शरीर में नमक के प्रवाह का माध्यम क्या है? जो मनुष्य का शरीर होता है उसमें नमक का प्रवाह जो होता है वो किसके माध्यम से होता है? वो आपके रक्त अर्थात ब्लड जो होता है, ब्लड के माध्यम से ही रक्त और ऑक्सीजन दोनों का प्रवाह होता है। ये भी आपको याद रखना है। मानव शरीर में लवण का प्रवाह भी रक्त के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो वो था आपका बोध गया। बोध गया के बारे में बात करेंगे। बोध गया कहाँ जो है? बोध गया वह स्थान जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो उस जगह को हम बोध गया कहते हैं। और जो लुम्बिनी है, लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जहाँ पे जन्मस्थली है, भगवान बुद्ध का जो जन्म स्थान है उसे हम क्या कहेंगे? वो है लुम्बिनी नेपाल। ये भी आपको, ये कहाँ है? नेपाल में है। और पहला उपदेश कहाँ दिया था बुद्ध जी ने? तो पहला उपदेश दिया था उन्होंने सारनाथ में। पहला उपदेश सारनाथ कहाँ पे है? ये वाराणसी में है, सारनाथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 46 हो गया। 47 में रुपया का नया चिन्ह किसने बनाया है? जो रुपया है उसका नया चिन्ह किसने बनाया है? वो बनाने वाले थे आपके डी उदय कुमार जो हैं, इन्होंने आपका रुपया का नया चिन्ह बनाया था। भारतीय रुपया चिन्ह जो है ये भारतीय रुपये के लिए मुद्रा का प्रतीक होता है और इसे उदय कुमार के द्वारा ही डिजाइन किया गया था इसे। और इसका जो नया डिजाइन है वो कब बनाया गया? वो बनाया गया था 15 जुलाई 2010 को जो है इसका नया चिन्ह जो है चित्रण किया गया था, नया चिन्ह बनाया गया था। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो भारत के संविधान में 69वां संविधान संशोधन जो है आपका, ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1992 ईस्वी में। और इसके द्वारा जो है दो अनुच्छेद जोड़े गए थे, 239A AA और
39A, B ये 2 अनुच्छेद जोड़े गए थे इसी अनुच्छेद संशोधन के द्वारा है। और इसका मेन जो है ये जो है दिल्ली से संबंधित है, दिल्ली को जो है विशेष दर्जा से संबंधित है। यहाँ पे दिया हुआ है जीएसटी को शामिल करना, गलत। बोडो डोंगरी को राजभाषा का दर्जा, ये भी गलत। दिल्ली को विशेष दर्जा के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया जाना, यह इसका राइट आंसर है। एनसीआर, दिल्ली को जो स्पेशल प्रोविजन के साथ एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। और जो और अनुच्छेद 2 जोड़े गए थे उनके बारे में बता दें तो अनुच्छेद 239AA में प्रावधान है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा जाएगा और इसके प्रशासक जो है उसको क्या कहेंगे, उसको उपराज्यपाल के रूप में जाना जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 में दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन भारत में चोल काल का प्रसिद्ध मंदिर है। जो चोल काल का प्रसिद्ध मंदिर है उसके बारे में बताना है। तो वो है आपका कांचीपुरम में स्थित कांची कैलाश मंदिर, नहीं ये चोल काल का नहीं है। सौराष्ट्र में स्थित सोमनाथ मंदिर, ये भी नहीं है। तंजौर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर, एकदम सही। जो प्रसिद्ध चोल मंदिर है तंजौर में, ये तमिलनाडु में चोल राजवंश युग के जो है हिंदू मंदिरों में से एक समूह के लिए स्थित माना जाता है और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपको 50 नंबर, हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। अपनी कक्षा में पृथ्वी की वह स्थिति जब वह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है क्या कहलाती है। तो जब सबसे दूरी पर होगी वह स्थिति होती है अपशौर। अप मतलब दूर और उप मतलब पास, ऐसे याद करना है। ये अपशौर की स्थिति होती है। और जो उपसौर होती है, उपसौर जो है पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु है जहां सूर्य सबसे निकट होता है, वो होता है उपसौर। और अपसौर होता कब है, तो ये होता है 3 जनवरी को। कब होता है ये, 3 जनवरी को होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य में जोग जलप्रपात स्थित है। जोग जलप्रपात ये स्थित है तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जोग जलप्रपात आपका इनमें से किसी में नहीं स्थित है, अर्थात इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। जोग जलप्रपात की बात करेंगे, ये आपका जो है कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है, कर्नाटक। कर्नाटक में आपका जोग जलप्रपात स्थित है। और जो है ये कहाँ स्थित है, तो पश्चिमी घाट सागर तालुक के शिमोगा जिले में स्थित है जो है जोग जलप्रपात। और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। दूसरा सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है उसके जो है वो है जोग जलप्रपात। पहली की बात करेंगे तो पहली है आपका कुंचिकल जलप्रपात। भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है पहले नंबर पे वो कुंचिकल जलप्रपात है। और कुंचिकल जलप्रपात की बात करेंगे तो वो 455 मीटर ऊंचा है, ये भी आपको याद रखना है। 455 मीटर ऊंचा है कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, ठीक है। और यह जो है ये भी कर्नाटक में ही स्थित है, ये भी कर्नाटक में ही स्थित है। और कर्नाटक में बराही नदी, इसकी बात करें ये बराही नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। सहतूत का पेड़, भारतीय अखरोट का पेड़, मैंग्रोव वन। उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर आपके मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। किस प्रकार के वन, इसमें जो है सुंदर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और सुंदर वन नामक एक डेल्टा पाया जाता है जिसे हम विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और सुंदरवन एक मैंग्रोव क्षेत्र है जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर बनता है, याद रखना आप। और सुंदरवन में जो पाए जाने वाले होते हैं मैंग्रोव वन, जो है मैंग्रोव पेड़ की सबसे आम प्रजाति और सबसे ज्यादा फेमस होते हैं ये मैंग्रोव वनों के लिए ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र श्रमिक दल और अनुसूचित जाति की संघ की स्थापना की। इसमें बताना है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बताना है किसने स्वतंत्र श्रमिक दल और अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की थी। तो वो करने वाले थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर। यही जो थे इन्होंने जो है
स्वतंत्र श्रमिक दल और अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की थी। और जो है इसकी स्थापना कब की थी, तो वो हुआ था अगस्त 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में, अगस्त 1936 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और बाद में इन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी जो है, स्वतंत्र लेबर पार्टी उन्हीं को 1942 में अंबेडकर के द्वारा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ के रूप में रूपांतरित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना लागू की गई। नाबार्ड, नाबार्ड जो है एक मतलब कृषि के लिए बैंक होता है, कृषि पर आधारित। तो इसके द्वारा कौन सी योजना लागू की गई ये बताना है आपको। तो नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है ये आपको बता देते हैं यहाँ पे। नाबार्ड, BARD, इसका जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म हो गया ये। और ये जो है इसके द्वारा कौन सी योजना जो है शुरू की गई थी, तो वो है आपकी प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना नहीं, प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन का अम्ब्रेला कार्यक्रम। ये एकदम सही है, जो है ये आपका प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन का अम्ब्रेला कार्यक्रम इसके द्वारा शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य की बात करें तो इसका जो उद्देश्य है वो गरीबों के हित में निजी निवेश को प्रोत्साहित करके पर्यावरण की दृष्टि से सतत विकास को बढ़ावा देना था इसका मेन उद्देश्य। नेक्स्ट है आपको 55 नंबर, वानावन डैश का लोक नृत्य है जो विवाह के उत्सव पर गाया जाता है। तो वानावन जो है कश्मीर का है। कहाँ का है ये? वानावन आपका कश्मीर का लोक नृत्य है, याद रखना है आपको, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कश्मीर का लोक नृत्य है जो ये विवाह के उत्सव पर गाया जाता है। हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं है, यही इसका राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? तो आवर्त सारणी में जो है पहला तत्व कौन सा है ये बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। और हाइड्रोजन जो है आपको पता ही है सबको, आवर्त सारणी में जो पहला तत्व है वो है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी में का प्रथम तत्व है जिसे क्षार धातुओं के साथ समूह एक में रखा गया है। इसके साथ रखा गया हाइड्रोजन को क्षार धातुओं के साथ जो है समूह एक में रखा गया है। इसका जो राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है 57, निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथ, थायराइड, लाल ग्रंथि, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा लाल ग्रंथि। जो लाल ग्रंथियां होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, जो है अंतःस्रावी तंत्र की नलिका विहीन ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पादों हार्मोन को सीधे रक्त में स्रावित करती हैं। इसलिए ये लाल ग्रंथि जो हैं इनको अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं कहते। लाल ग्रंथियां जो है किस प्रकार की ग्रंथि हैं? लाल ग्रंथियां जो है आपकी बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, जिसका अर्थ होता है उत्पादित स्राव को नलिकाओं के माध्यम से आसन्न बाहरी या आंतरिक कला में छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, सोडियम एक प्रतिक्रियात्मक तत्व है जो डैश के साथ खुले में प्रतिक्रिया करने पर यह विस्फोट करता है और आग लग जाती है। एकदम सही है इसका। तो ये जो है किसके साथ विस्फोट करता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ये है आपका, ये जो है सोडियम हमेशा ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन O2 के साथ खुले में प्रतिक्रिया करने पर यह विस्फोट करता है और आग में जो है परिवर्तित हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करता है और वह गर्भाशय ग्रीवों में फैलाव का कारण है? तो कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन,
ऑक्सीटोसिन, थायरॉक्सिन उपयुक्त में से एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, जो है ऑक्सीटोसिन जो है होता है प्रसव के दौरान गर्भाशय में संकुचन और नर्सिंग के दौरान दूध की जो निकासी होती है उसको उत्तेजित करता है और लगाव व्यवहार के केंद्रीय मध्यस्थता में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के शरीर के आहार नाल का हिस्सा नहीं है? आहार नाल, मलाशय, ट्रेकिया, ग्रसनी और उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये बताना इसमें कौन सा नहीं है। तो जो आपका ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया इसमें आहार नाल का हिस्सा नहीं होता है। मलाशय और ग्रसनी ये दोनों आहार नाल के हिस्सा होते हैं। ट्रेकिया जो होता है ये श्वास नली निचले श्वसन पथ के 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी फाइब्रोकार्टिलाजिनस ट्यूब होती है। ट्रेकिया एक प्रकार के श्वसन ट्यूब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फलों और सब्जियों के रंग के लिए प्रमुख कारक है? फलों और सब्जियों के रंग के लिए, फलों और सब्जियों के लिए जो रंग के लिए प्रमुख कारक है एंथोसायनिन। एंथोसायनिन जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वर्णकों का एक समूह होता है जो कई अनाजों, फलों और सब्जियों के लाल नीले रंग के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में अमर्त्य सेन ने कौन सा नया उपागम जोड़ा है? ये है आपका पात्रता। जो अमर्त्य सेन को जो है वर्ष 1998 में कल्याण अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब जो है 1998 ईस्वी में कल्याण अर्थशास्त्र के लिए इन्हें जो है मिल चुका है नोबेल प्राइज। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो पात्रता है। उन्होंने जो अमर्त्य सेन थे, इन्होंने खाद्य सुरक्षा में एक नया आयाम जोड़ा और भोजन के लिए पहुंच पर जोर दिया, जिसे उन्होंने पात्रता कहा, जो कि उत्पादन कर सकता है और बाजार में विनिमय के साथ राज्य या अन्य सामाजिक रूप से प्रदान की गई आपूर्ति का भी संयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। मिड डे मील से जुड़े नवीनतम निर्देशों के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को डैश कैलोरी पोषक तत्व देने का निर्णय लिया गया था। तो इसमें जो है आपको कितने कैलोरी तक लिया गया है प्राथमिक में? तो वो है आपका 450 कैलोरी पोषक तत्व देने का निर्णय लिया गया है मिड डे मील से जुड़े नवीनतम निर्देशों में प्राथमिक कक्षाओं में। प्राथमिक कक्षाएं की बात करेंगे 1 to 5 में बच्चों को 450 कैलोरी पोषक तत्व देने के लिए निर्णय लिया गया है। इनमें से 345, 300, 475 कोई नहीं होगा। इनका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। और यही अगर बोलते हैं कि 6ठी से 8वीं के लिए, ये भी बता दें आपको, अगर 6 to 8 की बात की जाएगी, वहां पर कितना है, कितने किलो कैलोरी, मतलब कितनी कैलोरी की आवश्यकता है वहां? 700 कैलोरी की आवश्यकता है और 20 ग्राम प्रोटीन। यहाँ पे भी प्रोटीन की बात करें तो 20 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। यहाँ पर कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है? 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन। ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। यह कथन किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रपति एक विशिष्ट घटना है जिसे वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों द्वारा आरंभ किया गया था? मतलब जो ये कथन है वो किसका था कि भारतीय राष्ट्रपति एक विशिष्ट क्या है, इंसिडेंट अर्थात घटना है जिसे वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों द्वारा आरंभ किया गया था। ये कहने वाले थे महात्मा गांधी के द्वारा ही ये कथन कहा गया था। और कब कहा गया था? तो फरवरी 1916 में जो है बनारस में अपने भाषण में उन्होंने ये टिप्पणी की थी कि भारतीय राष्ट्रपति वकीलों और डॉक्टरों तथा जमींदारों द्वारा रचित एक विशिष्ट घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किन तत्वों की आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन, जल और प्रकाश। इसमें ये तो गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश एकदम करेक्ट। जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है जल और सूर्य का प्रकाश जब क्रिया करते हैं
तब प्रकाश संश्लेषण कर होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे ऑक्सीजन और ऊर्जा के लिए सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 66। निम्नलिखित में से किस मछली का सर, हड्डी, आंख और नाक नहीं होता है? किस मछली का जो सर, हड्डी, आंख और नाक नहीं होता है? जेलीफिश, समुद्री स्पंज, कैटफिश, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो है समुद्री स्पंज, जो समुद्री स्पंज होता है इसका जो है ना तो सर होता है, ना हड्डी, ना आंख, ना नाक, कुछ नहीं होता है इसमें। समुद्री स्पंज जो है इसमें और क्या क्या नहीं होता, इसमें हृदय भी नहीं होता। समुद्री स्पंज में जो है हृदय भी नहीं होता है, हृदय भी इसमें उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 67। परमाणु भौतिकी का जनक किसे माना जाता है? जो परमाणु भौतिकी है इसका जो जनक है किसको माना जाता है? वो है ई रदरफोर्ड। इसी को क्या कहते हैं? अर्नेस्ट रदरफोर्ड इनका पूरा नाम है, और इन्हीं को जो है परमाणु भौतिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 1908 ईस्वी में जो है इन्होंने इनको 1908 ईस्वी में जो है परमाणु मॉडल के लिए 1908 में इनको जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 1908 में इनको इनके परमाणु मॉडल के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, नोबेल प्राइज मिल चुका है, ये भी आपको याद रखना है। और जो 1909 में इन्हें जो गोल्ड फाइल प्रयोग, या जो उसकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक है, इन्होंने एक प्रयोग किया था गोल्ड फाइल प्रयोग, इनका सबसे बेस्ट प्रयोग था, और इसके लिए इनको दोबारा भी सम्मानित किया जा चुका है कई जगह, मतलब कई क्षेत्रों में इनको जो है फिजिक्स के लिए हमेशा बुलाया जाता था और इनको सम्मानित भी किया गया है इनकी इसी उपलब्धियों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है? वायु में जो है ध्वनि की गति 343 मीटर पर सेकंड होती है। जो वायु होती है उसमें 343 मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रथम राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत डैश से हुई थी? कहां से हुई थी ये बताना है। जो आपका बंगाल है ना, यहां से इसकी शुरुआत हुई थी। फिर से क्वेश्चन देखिएगा। भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रथम राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत बंगाल से हुई थी, आपको याद रखना है, बंगाल से हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। केंद्र सरकारी ये प्रसाद योजना, सॉरी केंद्र सरकारी नहीं होगा, केंद्र सरकार होगा यहाँ पे। केंद्र सरकार की प्रसाद योजना किससे संबंधित है? बांधों के विकास से, सड़क सुरक्षा से, तीर्थ स्थलों के विकास से, उपयुक्त में से कोई नहीं, या इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो केंद्र सरकार की प्रसाद योजना है इसका मेन संबंध है तीर्थ स्थलों के विकास से। इसकी बात करेंगे तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 2014-15 में चिन्हित तीर्थ स्थलों के जो समग्र विकास में उद्देश्य प्रसाद ERASAD उद्देश्य जो प्रस्ताव है इसको शुरू किया गया था, और इसकी जो शुरुआत है, और अक्टूबर 2017 में योजना का नाम प्रसाद में बदलकर तीर्थ यात्रा कायाकल्प, इसका जो नया नाम है तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन प्रासाद कर दिया गया। यहाँ पे फिर इसका नाम बढ़ जाता है, प्रासाद कर दिया जाता है। यही इसका मेन उद्देश्य था। और दोस्तों आज के प्रश्न यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर वीडियो में नए हैं, चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सके और आप सभी एग्जाम में अधिक से अधिक स्कोर करें। यही हमारी भगवान से दुआ रहेगी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हों, जिससे कि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा आप लोगों के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज की वीडियो यहीं तक।
आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन अच्छा रहो।